नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम यहाँ विजय चौक पर मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौंगामकर साहब मेहमान हमारे मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे संभल में बिजली चोरी का अभियान में बहुत सारे घरों में बिजली चोरी होती हुई पकड़ी गई, लेकिन क्या वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क, उनके घर में भी बिजली चोरी हो रही थी? क्योंकि वहां भी पहुंची बिजली विभाग की टीम पुलिस के दल बल के साथ। क्या मिला, मैं आपको खबर बता रहा था, फिर इतने में राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया दोबारा, तो वो हम आपको खबर दिखाने लगे। घर जब बिजली की टीम, विभाग की टीम पहुंचती है तो मीटर तो मिलता है, लेकिन मीटर चल नहीं रहा है। बिजली का बिल बर्क साहब का 0 आ रहा है कई महीने से। कैसे है ये मुमकिन? बड़ा घर होगा, सांसद हैं, कर्मचारी होते होंगे, पूरा परिवार रहता होगा। अब वहां पर उनके पिताजी मौजूद थे जब टीम पहुंची, तो पहले तो उन्होंने इस बात पर एतराज किया कि पुलिस लेकर के क्यों आए हैं? सांसद का घर है, बिजली विभाग को आना है, जांच करके चली जाए, पुलिस को साथ में लेकर के क्यों आए? और फिर आपको जो वहां अधिकारी पुलिस के बिजली विभाग के गए थे उनकी बात भी सुननी चाहिए। भाई गरीब आदमी का बिल आता है कुछ ना कुछ, तो बर्क साहब सांसद हैं, उनका बिजली का बिल क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, ये मीटर लगा रहे हैं, मैंने लगा दिया। हम रोक रहे होते, कुछ कर रहे होते, तब तो ये अब ये पुलिस का क्या काम है? ये पुलिस का डिपार्टमेंट है। मंदिर के देखिए एक हवा खड़ा कर, एक सुई का फावड़ा बना देना, तो मंदिर का कोई भी मसला बिल्कुल कतई है ही नहीं। जबकि वो मंदिर आज भी उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में वो लोग वहां पर जो रहते थे। गुप्ता जी बताइए कि ये सांसद जी का घर है जी। कितने वाट का यहाँ पर मीटर लगा हुआ है? यहाँ पे 4 किलोवाट का कनेक्शन है। 4 किलोवाट, पूरे घर में सिर्फ 4 किलोवाट का कनेक्शन है? हाँ, यहाँ पे 4 किलोवाट का तो ये तो 3 मंजिला मकान है जी, है ना, और 200 से 250 गज के प्राइमिसेस में है ये। अब आप ये बताइए, इतने अनुभवी व्यक्ति हैं आप, इतने बड़े घर में सिर्फ 4 किलोवाट का मीटर जो है सक्षम है। ये कितने वाट का मीटर लगा हुआ है? ये तो 4 किलोवाट का है। 4 किलोवाट का। 4 किलोवाट पर इतना बड़ा जनरेटर, यानी कि अगर लाइट चली जाए तो इतना बड़ा जनसेट चाहिए? वो तो उनके रिक्वायरमेंट है, क्या लगाए हैं उस पर मैं जनरेटर पे कमिट नहीं कर सकता, लेकिन तो हम अपने मीटर को चेक करेंगे इसको। तो अब आप यहाँ पर क्यों पहुंचे? स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं यहाँ पे। बढ़िया दिखा दिए कुमार सोनू हमारे संवाददाता, वहां से रिपोर्ट जो भेज रहे थे, उन्होंने आपको दिखाया कितना बड़ा जनरेटर लगा है, कितना बड़ा जनरेटर था। इसका मतलब बिजली जब कटती होगी, जाती होगी कभी पावर लोड शेडिंग में, अगर वहां पर मीटर से ही बिजली आ रही है तो फिर उनको इतने बड़े जनरेटर की जरूरत पड़ती होगी, इतनी बिजली की खपत होती होगी, लेकिन बिल क्यों नहीं आता? बिल आता है 0। संभल में बाकी घरों के अंदर बताया ना योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में, मस्जिदों में जो ऊपर घर के घुस के देखा तो ऊपर पावर हाउस चल रहे थे, चोरी की बिजली के पावर हाउस चल रहे थे। सर क्या मामला है सर? सांसदों के घरों में तो काफ़ी आवाजाही रहती है। देखिए, सांसद को 50,000 यूनिट साल की बिजली फ्री मिलती है, लेकिन वो दिल्ली के घर के लिए मिलती है, सरकारी घर की। सरकारी घर दिल्ली में जब सांसद रहने आते हैं तो आपको जो घर मिलता है ना, उसको 50,000 यूनिट साल की, मतलब लगभग 4,100 यूनिट महीने की आपको बिजली फ्री मिलती है आपके घर के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जहाँ के आपका पुश्तैनी मकान है और जहाँ रहते हो वहाँ भी बिजली आपको फ्री मिलेगी, वहाँ आपको बिजली का बिल पे करना होता है। लेकिन अब बर्क साहब हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद है, उनके पिता ने जैसी वहाँ राजनीति की है कि बिजली का बिल नहीं भरा होगा, इसी तरीके से बिजली चोरी की होगी, पानी का बिल नहीं भरा होगा। और सिर्फ बर्क साहब नहीं है, आपको मैं एक बयान भी याद दिलाता हूँ। जब रामपुर के जब जो विधायक रहे हैं आजम खान साहब, उनके बारे में कहा गया था कि उनके घर के बिजली का बिल एक बार 101 रुपये आया था, तो उन्होंने कहा था भाई मेरे घर में बिजली लगती नहीं है इतनी, अगर 100 रुपये आता है तो उसमें आपको तकलीफ क्या है? जब बाद में जांच हुई थी तो मालूम पड़ा था कि उनके भी बाहर से बिजली ली जा रही है। बाद में फिर उन्होंने बिजली का कनेक्शन लिया। हैदराबाद में ओवैसी साहब के घर का बिजली का बिल नहीं आता है। अब ओवैसी साहब बताए कि उनके घर में 24 लोग रहते हैं, तो कैसे रहते हैं? मैं तो जिसका जो प्रमाण है उस पर बात करता हूँ। हाँ, लेकिन इस यहाँ मीटर लगा था, उनका भी प्रमाण आया है, मीटर चल ही नहीं रहा है। ओवैसी साहब का भी केस दर्ज हो चुका है बिजली के बिल को लेके 6 साल पहले, कि ओवैसी साहब के घर से बिजली का बिल नहीं आया था। 6 साल पहले उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई थी, ये ऑफिशियली दर्ज हुई है 6 साल पहले ओवैसी साहब के खिलाफ। और आज बर्क साहब के यहाँ से निकल रहा है कि ये मालूम पड़ रहा है जनरेटर इतना बड़ा लगा हुआ है और बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं, मीटर नहीं है उनके यहाँ। मुझे लगता है ये एक मस्जिद का मामला नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मस्जिदें बनी हुई है ये सबकी जांच होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सब जगह ऐसे सेट बने होंगे जो संभल से निकला है। संभल से एक बात पकड़े में आई है, पूरे हिंदुस्तान में जांच होगी तो ये निकल कर आएगा कि बिजली चोरी हिंदुस्तान में किस तरीके से मस्जिद के आड़ में की जा रही है, कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आम आदमी कर रहा था वहां पर बिजली चोरी, समझ में आया।
चलो हैरानी हुई, लेकिन मस्जिद के ऊपर भी मस्जिद में चोरी की बिजली, मस्जिद से चोरी की बिजली की सप्लाई हैरान करने वाली बात थी। सांसद के घर में भी ऐसा ही कुछ होगा क्या? नहीं, अक़लियत की नुमाइंदगी करते हैं बर्क साहब, इतने बरसों से कर रहे हैं। और अगर पूरे प्रदेश में जो लाइन लॉस है वो 30% है और अगर पूरे संभल में 78% है, तो क्या इतना भी उनका हक नहीं बनता कि वो अपने घर में बिजली थोड़ी सी ज़्यादा जला लें? आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं। और सोचिए कितना उनको मुश्किल होती होगी जब बिजली चली जाती है, तो इतने बड़े बड़े जनरेटर चलाते हैं, डीजल कितना लगता होगा उनका, कितने पैसे उनके खर्च हो जाते हैं। सरकार को चेक करना चाहिए कितने समय बिजली चली है, उसको भी उनको भुगतान करना चाहिए, जुर्माना भरना चाहिए। इस तरह की बेहयाई शायद कोई नेता नहीं दिखा सकता जो बर्क के परिवार वाले दिखा रहे हैं। आप जरा सोचिए, उनके घर के दायरे में 100-200 मीटर के दायरे में मंदिर बंद हो जाते हैं। उनके इलाके में जहां के वो सांसद हैं, प्रदेश का लाइन लॉस है 30%, उनके यहां 78% है, यानी हर दूसरा घर फ्री बिजली करता है। उनके इलाके में मस्जिद में कटिया लगाकर पावर हाउस बना दिया जाता है और जीरो बिल पर जियाउर रहमान बर्क के पिताजी हैं ना शायद, उनके अब्बू जान ये कह रहे हैं कि अरे भाई हमारे यहाँ क्या पुलिस क्यों लेके आए? अरे भाई जब पुलिस आई थी तब तो आपने पत्थरबाजी करके डीसीपी का सर तोड़ दिया, पुलिस वालों के पैर टूट गए, लोग भागते नजर आए, और आप कह रहे हैं पुलिस क्यों लेकर आ गए? इस पर अभी तक क्यों किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। हमारे आपके घर में अगर इस तरह की बिजली चोरी का प्रमाण मिल जाए, मीटर टैंपरिंग का प्रमाण मिल जाए, तुरंत गिरफ्तारी होगी और तुरंत आप जेल जाएंगे, जमानत कराना भी मुश्किल हो जाएगा। अब तो जवाब दें बर्क साहब, ऐसा क्यों है भाई? अगली खबर पर मैं बढ़ता हूं। सावरकर को लेकर आपको राहुल गांधी का बयान याद होगा कि ये बीजेपी वाले राहुल गांधी और सावरकर जो थे, ये तो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये कहाँ देश के संविधान में यकीन रखते हैं। आज भी, कल भी उन्होंने ट्वीट करके यही बोला कि मनुस्मृति में यकीन विश्वास रखने वालों को अम्बेडकर से तो दिक्कत होनी ही है। अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नेता और सावरकर तो पूरे महाराष्ट्र में पूजे जाने वाली शख्सियत हैं लगभग। लग रहा था कि शायद वो कुछ बोलेंगे। राहुल गांधी पहले भी जब सावरकर को माफी वीर कहते थे, उसके बाद जब महाराष्ट्र में उनका गठबंधन हो गया, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार साथ में आ गए, तो राहुल गांधी ने सावरकर का नाम लेना कम से कम आरोप के तौर पर या अपमानजनक तरीके से उनकी बात करना बंद कर दिया था। इसलिए चुनावों में महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री बार बार चुनौती देते थे कि सावरकर की तारीफ करके दिखाएं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने कुछ तो बोला। अब बारी थी उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने कहा देखिए साहब, ऐसा है कि ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सावरकर से आगे बढ़ जाए और मोदी जी और उनकी पार्टी ये नेहरू से आगे बढ़ जाए। आज की बात कीजिए, भविष्य की बात कीजिए, ये पुराने ज़माने की बातें बंद कर दें और भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द पहले सावरकर जी को भारत रत्न घोषित कर दे। सुने आप पहले उद्धव ठाकरे को। मला एक गोष्ट असं वाटते की काँग्रेस असो वा भारतीय जनता पक्ष असो, यांनी आता सावरकर आणि भाजपने सुद्धा नेहरू बोलणं सोडलं पाहिजे। कारण आताचा हा जो काळ आहे तो काळ आपल्याकडे बघतोय की त्यावेळेला त्यांनी जे काय करायचं ते करून गेले, तुम्ही काय करतात? त्याच्यामुळे अगदी मोदींनी सुद्धा नेहरूंचं रडगाणं आता बंद करावं आणि काँग्रेसने आता सावरकरांच्या नावाने बोलणं बंद करावं। कारण दोघंही आपापल्या जागी होते, आपण काय करणार आहोत हे लोकांना आता दाखवावं। सर, नसीहत तो ठीक है उद्धव ठाकरे साहब की, और ये सवाल बीजेपी के सामने तो है ही, और मुझे लगता है कि ऐसा क्यों अब तक क्यों है ये कि सावरकर साहब को भारत रत्न नहीं दिया, उनके आइकॉन्स में, आइडियल्स में से एक है, ये सवाल तो उचित ही है। नहीं, उद्धव साहब का सवाल उचित है। पहले राहुल जी की बात करें, राहुल जी बहुत सावरकर को लेकर आलोचना करते रहे, फिर जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए तो उन्होंने अब माफी वीर कहना बंद कर दिया। अब सावरकर पर वो मनुस्मृति को लेकर और दूसरी बात को, आइडियोलॉजी को लेकर आ गए। ये उद्धव ठाकरे उनके साथ हैं गठबंधन में, तो अब वो कैसे उसका जवाब देंगे वो अलग है। भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सवाल हो उद्धव ठाकरे जो उठा रहे हैं कि भाई उनके आइकॉन हैं, तो इतने लोगों को, अभी 6 या 7 लोगों को भारत रत्न दिया इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, उसमें सावरकर का नाम नहीं आया। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताऊं आपको कि जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी तो वाजपेयी जी की सरकार ने वीर सावरकर का नाम भारत रत्न के लिए प्रपोज किया था। अच्छा। और उस समय जो नारायणन साहब थे, KR नारायणन, वो राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने उस पर मना कर दिया था, रोक लगा दी थी। ये मैं ऑफिशियल बात बता रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड है ये, कोई मैं गॉसिप नहीं कर रहा। और उसके बाद वाजपेयी जी ने नहीं किया क्योंकि राष्ट्रपति ने जब उस पर इनकार कर दिया है, तो अब आज तो वो कांग्रेस के
नुमाइंदे के तौर पर राष्ट्रपति थे, मतलब राष्ट्रपति तो थे लेकिन कांग्रेस ने उन्हें अपॉइंट किया था और नारायणन साहब ने किया। उसके बाद 10 साल ये सरकार रह ली है, राष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नुमाइंदे ये कुछ तय करेंगे तो मना तो नहीं होगा, मना तो नहीं होगा। फिर भी 10 साल में ये काम नहीं किया गया और ऐसा भी नहीं है कि भारत सरकार ने कोई भारत रत्न नहीं दिया हो, सम्मानित किया हो। और उसमें प्रणब मुखर्जी जैसे लोगों को भी, जी अडवाणी जी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और नहीं कई लोगों मान को लीजिए मिला। जी, नहीं लेकिन उसमें प्रणब मुखर्जी, ये जो स्वामीनाथन, ये लोग तो उनकी विचारधारा से अलग लोग हैं ना। अडवाणी जी को और वाजपेयी जी को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो उनकी विचारधारा के उनके लीडर हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी दिया है। तो सावरकर कहाँ आते हैं? बीजेपी के पैंथियन में, आरएसएस के पैंथियन में कहाँ पर आते हैं? कितना ऊंचा दर्जा है? मेरे ख्याल से सबसे ऊंचे दर्जे में यदि किसी को नाम लेते हैं तो यदि हेडगेवार और गुरुजी गोलवलकर का नाम ले, उसके अलावा सावरकर का नाम सबसे ज़्यादा इसमें लिया जाता है सम्मान के साथ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में। इसकी बात होती है, उनकी विचारधारा से बहुत सारी जगह पर असहमति भी है। टॉपिक में बात करनी चाहिए, ऐसा तो नहीं कि मतलब गांधी जी के हत्याकांड में मुकदमे में नाम आया था सावरकर का, वो बहस ना शुरू हो जाए, उससे बचना चाहती है क्या बीजेपी? नहीं, लेकिन उसमें तो कानून से वो माफी मिल गई, बरी हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है ये दुविधा होगी कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा आइकॉन कौन है, क्या हेगड़ेवार है कि सावरकर है। अगर आप सावरकर को पहले दे देंगे हेगड़ेवार के से पहले, मतलब आप ये मानते हो कि हेगड़ेवार की जो भूमिका रही है उससे बड़ी भूमिका सावरकर की रही है हिंदुत्व को लेके, तो हिंदुत्व की जब बात आएगी तो मुझे लग रहा है कि हेगड़ेवार की बड़ी भूमिका रही है। सावरकर का हिंदुत्व अपना अलग था, हेगड़ेवार की जो भूमिका है वो बड़ी भूमिका रही थी। तो अगर आप सावरकर को दे देंगे और हेगड़ेवार को नहीं देंगे तो ये प्रश्न उठेगा ना कि आप हेगड़ेवार को खारिज करके सावरकर को देंगे। ठीक है, वाजपेयी जी का वो कविता, वो उनको याद आता है भाषण का हिस्सा, सावरकर माने तेज सावरकर, बोला था बड़ा लंबा, वो सब बोलेंगे। नहीं, लेकिन वो तो वाजपेयी जी ने तो सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगवा दी और वो भी तब लगवाई जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष थे, लेफ्टिस्ट। और मैं कह रहा हूं कि सब पुराना छोड़िए, कल अमित शाह ने जो कहा है उसको सुनिए। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर और डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघ चालक हैं, उन दोनों को इस बार भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। इसमें कोई बहस ही नहीं है कि भारत को लेकर जो देश के प्रधानमंत्रियों से ने किया उससे कम भूमिका इन दोनों राष्ट्र नायकों की नहीं रही थी। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित ही करना चाहिए। अब 2 खबरें और बता दें उसके पीछे की कहानी। समीर जी, उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई, देवेंद्र फडणवीस, आदित्य ठाकरे भी साथ में थे बताया जा रहा है, क्या कुछ पकड़ा है क्या? देवेंद्र फडणवीस को फोन किया था उद्धव ठाकरे ने और मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर उनको बधाई दी थी। और देवेंद्र फडणवीस ने तब कहा था कि कभी आप मिलने आइए आप, तो उद्धव ने कहा था मैं आपसे मिलने आऊँगा। और उद्धव ठाकरे ने समय मांगकर देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए थे। 20 मिनट की इन दोनों की भी बैठक हुई है लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर उद्धव ठाकरे ने बात की है। अब अंदर की बातें भी बाहर नहीं आई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि काफ़ी चीज़ों को लेकर हुई है उसके अंदर। अब ये देवेंद्र फडणवीस से भी जब पूछा गया तो उन्हें कहता है कि शिष्टाचार मुलाकात की कोई बात नहीं भी, उद्धव ने भी कहा है, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पकड़ी है। आपको लगता है केवल गुलदस्ता देने गए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा। हो सकता है उद्धव ठाकरे कांग्रेस से बाहर हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है महायुति में, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी से अलग हो। और जिस तरीके से उन्होंने आज जिक्र करा है सावरकर को लेकर, राहुल गांधी से कहा है, सावरकर के साथ जोड़कर देख लीजिए ना, उस मुलाकात के बाद का ये बयान है ना। बिल्कुल। अरे एक मुलाकात और हुई है, शरद पवार जी आज मिले प्रधानमंत्री मोदी से और अनार की पेटी लेकर के गए थे, अनार लेकर के गए थे। वो क्या मुलाकात है? देखिए, कुल मिला के है कि अब कांग्रेस को तय करना है कि उसके जो साथ खड़े लोग हैं, चाहे वो शरद पवार हों चाहे उद्धव ठाकरे हों, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अपना व्यवहार दुरुस्त रखना चाहते हैं। और राजनीतिक लिहाज से देखें तो बड़ा अच्छा है भाई, हर नेता को मिलना चाहिए। पवार साहब पहले भी जाके मिलते रहे। अब ये भी एक बात जो कही जाती है कि जो चुनाव से पहले अजीत पवार आ गए, अपने सारे मामले दुरुस्त कर लिए, संपत्ति वगैरह सब टनाटन हो गई, कोई अब समस्या नहीं है। तो अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अब बची सिर्फ और सिर्फ सुप्रिया सुले जी हैं। सुप्रिया सुले जी मतलब एक तरह से कहें कि सांसद ही हैं, बस एक सीढ़ी उनको चढ़ना है। अगर मंत्री हो जाए तो फिर कोई समस्या नहीं है। दोनों जी ने कहा कि कोई पॉलिटिकल बात जो नहीं, वो कहेंगे, वो पिछली बार भी उन्होंने कहा था लेकिन हुई थी। महाराज की एक खबर और खटपट बहुत बढ़ गई है, छगन भुजबल लगभग बगावती हो गए। अच्छा, वो मजेदार बात ये कह, एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हैं, शरद पवार जी को छोड़कर अजीत पवार जी के साथ आ गए थे, इस बार मंत्री नहीं बनाया गया, बहुत नाराज हैं। और वो ये कह रहे हैं मैं अगर हूं तो मतलब जीत करके आया हूं तो मंत्री बनूंगा ना, और क्या होगा। वो कह रहे हैं कि फडणवीस तो मुझे मंत्री बनाना चाहते हैं, अजीत पवार पता नहीं क्यों नहीं बनाना चाहते। लेकिन एक बात मैं कह दूं, मैं समझना चाहता था क्योंकि हर्षवर्धन जी जैसे विद्वान लोग बैठे, ये जब शरद पवार जी ने अनार दिए प्रधानमंत्री जी को, इसमें कोई मैसेज तो नहीं था कि प्रधानमंत्री को कह रहे हो एक अनार 100 बीमार? नहीं है,
मतलब उसमें वो लेकिन ये भी खैर, कह रहे हैं कि छगन हमारा भी भुजबल ख्याल है। साहब, छगन भुजबल साहब बहुत क्रांतिकारी किस्म के नेता हैं और उनको बिना सत्ता के जो है ना आदत क्रांति नहीं बहुत ज्यादा आती है, आदत नहीं है उनकी। सारी पार्टियों में रह चुके हैं वो। सारी अच्छा, पार्टियों में रह चुके हैं। ये जब मराठा आरक्षण में घिरे हुए थे तो उसके खिलाफ उन्होंने ही मोर्चा संभाला हुआ था चुनाव में। ओबीसी लीडर भी शरद पवार के करीब रहे, अजीत पवार से तो पूरी समय खटपट रही पार्टी के अंदर उनकी, लेकिन बाद में वो अजीत पवार के साथ चले गए और उन्होंने बोल दिया मैं कोई खिलौना हूं क्या। जब मैं राज्यसभा जाना चाहता था इन्होंने अपनी पत्नी को राज्यसभा भेज अब कह रहे हैं राज्यसभा दिया और चले मुझे जाओ। फिर विधानसभा आप लड़वा दिया। मुझे कहा कि आपको मंत्री बनाएंगे और मंत्री बना रहे, आप कह रहे राज्यसभा चला जाओ, तो मैं कोई चाबी ही क्या, जब चाबी हो रहा तो वैसे इनके हिसाब से नाचूंगा। राज्यसभा उन्होंने में बहुत कुछ बड़ी नहीं बात है। बोली। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, चलिए। मराठाओं के ऐसा कारण मुझे ऐसा है मंत्री ना कि नहीं हम बनाया लोग गया। उसको समझते नहीं कि जाके पैर ना फटे विवाही वो का जाने पीर पर आई। हम नहीं, लोग लेकिन उनका ये दुख कह रहा समझ ही हूं, नहीं पा रहे। लेकिन एक समय के बाद जब फटने ज्यादा लगे डॉक्टर के पास जाना चले। चाहिए, सत्ता नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद विजय जी आपका, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, समीर जी बहुत धन्यवाद आपका। काफी खबरों की कहानी आपको पता चली।